सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2022 में किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कामरूप। और कामरूप से आपको क्लिक करेगा कि असम का पुराना नाम कामरूप ही था, तो असम की गुवाहाटी यानी कि IIT गुवाहाटी में इसे स्थापित किया है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बड़ी आसानी से पता लगा दोगे इसको तो आप। अच्छा, किस मिशन के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि कब शुरू होता है? 2015 में। कब तक के लिए? 7 सालों के लिए। और उद्देश्य क्या है इसका? 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर का विकास करना और इन सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना। मतलब आप कह सकते हो देश के अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसने शुरू किया? सीडेक ने। सीडेक पुणे। सीडेक मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा विजय भाटकर को। और विश्व में किसे कहा जाता है? सेमोर क्रे को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और अभी आपको याद होगा परम प्रवेगा ये कहां पे स्थापित किया गया? तो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर इसे IISc बंगलुरु में स्थापित किया गया था। उसी तरह से अगर पूछे परम गंगा कहां पे स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। और गंगा से याद आएगा ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को जो लाने का ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे अभी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहां पे स्थापित किया गया, तो IIT खड़गपुर में। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में। और परम अनंत को IIT गांधीनगर में। अच्छा, मुझे बताओ विश्व का सबसे ताकतवर या मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी तक जापान का फुगाकू था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? अब अमेरिका का फ्रंटियर हो गया है। यह आप याद रखना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये भी याद रखो 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करवाए, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये संचालित होगी कहां से कहां? तो आंसर होगा ऊना से नई दिल्ली। ऊना ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो आप जानते हो वंदे भारत ट्रेन ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। पहली वाली कहां से कहां चल रही है? नई दिल्ली से कटरा। कटरा जम्मू कश्मीर में है। दूसरी वाली नई दिल्ली से वाराणसी। और अभी तीसरी चली थी कुछ दिन पहले गांधीनगर से मुंबई। और अब ये चौथी चलेगी ऊना से नई दिल्ली। वंदे भारत का ही दूसरा नाम ट्रेन 18 भी है, ये भी याद रखना। इसका निर्माण कहां पे किया जा रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ये भी याद रखो। और हमारा टारगेट क्या है? 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को बनाना, इसलिए जल्दी जल्दी बन रही है। अगर आपसे पूछूं मैं कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन मेट्रो स्टेशन कहां पे बन रहा है, तो आंसर कर देना सूरत में। और जब भी ये बुलेट ट्रेन चलेगी कहां से कहां? अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, आप जानते हो हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। और अगर मैं आपसे पूछूं विनय कुमार सक्सेना कौन है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन है। और बताओ अभी जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए अभी किस IIT के साथ समझौता किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। IIT मद्रास के साथ में। भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। 18वें का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। और इन रेलवे जोन में एक मेट्रो भी है, 17th रेलवे जोन। कौन सा? कोलकाता मेट्रो। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? E श्रीधरन को। अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था और उसका नाम क्या है? कवच। मतलब एक ही पटरी पे अगर आमने सामने की तरफ ट्रेन आती है तो उनको टकराने से रोकेगा ये सिस्टम। और अगर आपसे पूछे ना कि भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। और रेलवे में कुछ नेम चेंज हुए वो भी आप याद रखो। जैसे कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल के ट्रेन मैनेजर कर दिया। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। और भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो हो गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस हो गया। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे हो गया।
और मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कर दिया। और अगर आपसे पूछे कि पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन, तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना और पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना। पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। और आपको बता दें 14 अक्टूबर को ही विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब यहां से दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, होमवर्क प्रश्न है आपके, बताना इसको। एक तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे बनेगा, और देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहां पे बना है। आप इसके उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज, और अगर याद है तो साथ साथ बोलने की कोशिश करना। तो हमने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया। इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस ये भी 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, और पहली बार हमने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया। 7 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, और 7 अक्टूबर को हमने विश्व मुस्कान दिवस स्माइल डे मनाया। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क मनाया। और अभी 13 अक्टूबर को ही विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे मनाया था। और अब 14 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मना रहे हैं, तो ये आप याद रखना। और जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। जुलाई मंथ में शुरू की थी, जुलाई हमने कवर कर लिया, अगस्त हो गया, अभी सितंबर के चल रहे हैं। अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आपको बता दूं कि जो टॉपिक वाइज सीरीज है वो हम मंथली वाइज चला रहे हैं, यानी कि एक मंथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसे सितंबर के भी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, एक तो स्पोर्ट्स का, एक अवार्ड्स का, और एक और कोई टॉपिक आ गया। मतलब सितंबर में जितने भी अवार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो सारे उस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज शाम को एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, कौन सा? डेज वाला, मतलब सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। कल हम स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, परसों कुछ और होगा, नरसों कुछ और होगा। जो भी होगा मैं आपको कोशिश करूंगा वीडियो में याद आ गया तो मुझे मैं बता दूं, वरना शाम को अपलोड होता ही है। तो अगर आपने क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफाई हो जाए पहले। और टेलीग्राम यूज करते हो तो वहां पे भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी वीडियो का लिंक आपको मिल ही जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कहने की बात यह है। और अगर मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करें, इसे सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट करना बस आप ही का काम है, बाकी मेहनत करना मेरा काम है। इनकी क्विज वगैरह सब आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है इब्सामार 7, मतलब ये इसका 7वां संस्करण है, इसमें कौन सा एक देश है जो शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इब्सामार ये एक नेवल एक्सरसाइज है, 3 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राजील, और SA मतलब साउथ अफ्रीका। ये अभी 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। कहां पे? साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में। और इसमें भारत की तरफ से INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का हम रिवीजन करते हैं। आपको बताएं, अभी उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ में किया था? मलेशिया के साथ में। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम के एक्सरसाइज का आयोजन किया था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ,
वज्र प्रहार नाम का। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसी साल हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था किर्गिस्तान के साथ में। और याद रखना, अभी भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी हुआ उत्तराखंड के औली में। इसी साल हमने ओमान के साथ एक एक्सरसाइज किया था अल नजाह नाम का एक्सरसाइज। कहाँ पे? राजस्थान में। वियतनाम के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया विनबैक्स एक्सरसाइज हरियाणा में। बांग्लादेश के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया? संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश में ही। अच्छा, अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था, उसमें हमारी जो भारतीय वायुसेना है ये तीसरे स्थान पे रही। पहले स्थान पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी इराक की संसद ने किसे अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? तो आंसर होगा अब्दुल लतीफ राशिद को। तो अभी इराक की संसद ने पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ राशिद को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। आप जानते हो अभी श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? दिनेश गुणवर्धन है। फ्रांस के नई प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ बॉर्न। और इजराइल के भी 14वें प्रधानमंत्री बने थे यायर लैपिड। लेकिन बात तो यहाँ पे इराक की है, तो ये रहा मैप में इराक। तो इराक की कैपिटल क्या होती है? बगदाद। करेंसी है इराकी दिनार। और प्रधानमंत्री यहाँ पे है मुस्तफा अल कदीमी। और अब राष्ट्रपति कौन होंगे? अब्दुल लतीफ राशिद। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है? तो आंसर होगा जागृति यादव। तो लखनऊ की 20 साल की हैं ये जागृति यादव, जो अभी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है। अच्छा, आपको याद होगा अभी ब्रिटेन में भारत के नए हाई कमिश्नर कौन बने थे? विक्रम दुर्रेस्वामी। और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? लिज ट्रस। और भी ब्रिटेन की नई गृह सचिव बनी थी जो कि भारतीय मूल की है, उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। और इनसे एक और प्रश्न आपने पढ़ा था कि अभी इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। और आपको याद है एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। और मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए गृह मंत्री कौन बनी थी? मीनाक्षी वर्मा बनी थी। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। अब बताओ, अक्टूबर 2022 में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी है, यानी कि फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अच्छा, हमारे कोल मंत्री कौन है? कोयला मिनिस्टर कौन है? ये बताओ आप। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, यानी कि इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसका मकसद है भारतीय कोयला क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्र मिशन के बीच तालमेल कायम करना। आप जानते हो कोल माइनर्स डे होता है एक, कोयला खनिक दिवस, वो कब मनाते हैं? 4 मई को। और आप जानते हो भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में। और कोयले की बात हो रही है तो आपको एक प्रश्न बता दूं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, कि स्टैटिक प्रश्न है। आपको ऑप्शन में 4 तरह के कोयले दिए जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोल, और पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोल कौन सा है और सबसे अच्छा कोल कौन रहेगा जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। वो 4 ऑप्शन है आपके पास, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और कैसे याद रखना है इसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एल आता है और फिर पी आता है अल्फाबेट्स में। तो ए वाला सबसे अच्छा है, फिर बी, फिर ये लिग्नाइट और ये फिर पीट। तो सबसे अच्छा पूछ ले या सबसे बेकार पूछ ले तो आप इस तरह से आंसर कर दोगे, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो ये जो दिन है ना, हम पहली बार मना रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मना रहे हैं? 12 अक्टूबर को। आपको पता है पूरे विश्व में भालू की आपको 8 प्रजातियां मिलेंगी, उनमें से एक प्रजाति जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है उसी को कहते हैं स्लोथ। तो इस दिन को स्लोथ बियर, यानी कि आप कह सकते हो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय भालू प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जा रहा है। ये जो स्लोथ बियर है ये मुख्य रूप से क्या खाता है? दीमक वगैरह, चींटियां वगैरह खाता है। इन्हें शहद भी पसंद होता है, इसीलिए इनको हनी बियर भी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बता दोगे वैसे आप लोग सब, फिर भी पूछ लेता हूं कि अभी लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये कहां पे स्थापित होगा? ये बताओ। अब जैसा कि आपने देखा इस प्रश्न में खास बात क्या है, ये दिन हम पहली बार मना रहे हैं,
तो एक काम करते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहली बार मनाया है। जैसे कि आपको याद होगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को पहली बार मनाया। इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हम मना रहे हैं 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मना रहे हैं, कब? 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मना रहे हैं। एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपने मनाया 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस आपने मनाया 15 नवंबर को। एक भाला फेंक दिवस ये आपने मनाया 7 अगस्त को। ये नए डेज ही हैं, पहली या दूसरी बार आपने मनाया, इनको ध्यान रखना। जो नए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने भी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद आपको दोनों याद रखने हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बताओ इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रोवर है ये। डिस्कस थ्रोवर कौन? कमलप्रीत कौर, जिन पे अभी 3 साल का बैन लगा दिया गया। अच्छा, अभी आपको नोबेल पुरस्कारों का ट्रिकी वीडियो बना करके दिया था, तो वहां पर भी हमने देखा था बैन लगाया गया था। किस पे? डायमंड पे। क्यों? क्योंकि लोग डाई हो रहे थे, मर रहे थे। तो इस तरह की ट्रिक बताओ हमने कहां पे पढ़ी थी? मतलब उन 3 लोगों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बताओ। और एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो आंसर होगा अंशुला राव। ये नाम भी याद रखना। और कमलप्रीत कौर बता ही दिया आपको, डिस्कस थ्रोवर से इनका संबंध है, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया, इस कारण से। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री डिवाइन नाम की एक नई योजना को मंजूरी दी है। ये किससे संबंधित है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से। पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो, प्रधानमंत्री डिपार्टमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना की घोषणा की थी, जिसे अभी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 6600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए अगले 4 सालों के लिए। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी किसने भारतीय T20 क्रिकेट में पहले इंपैक्ट प्लेयर बनकर इतिहास रचा? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन ने। तो आंसर होगा ऋतिक शौकीन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना, अभी तक नहीं करा तो। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके ग्रीक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।